अभी आप बच्चों के लिए, जैसे आप 10th क्लास पास होने वाले हैं, उसके बाद इमीडिएटली जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने होगा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं, और 12th पास होने के बाद किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। ये आपके सामने इमीडिएट फ्यूचर में सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका सही आंसर आपको ढूंढना है। इमीडिएटली 10th क्लास के बाद आप सभी बच्चों के पास 3 ऑप्शन होते हैं प्राय, या तो आप साइंस पढ़ो, या कॉमर्स पढ़ो, या फिर ह्यूमैनिटीज पढ़ो। यस, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो और ह्यूमैनिटीज पढ़ो। अब हम कैसे डिसाइड करें कि मुझे साइंस पढ़ना चाहिए, कॉमर्स पढ़ना चाहिए या ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, पर किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल बता सकता हूँ। अगर किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में एकदम डीप इंटरेस्ट है, तब तो उसको न मेरी सुननी चाहिए ना किसी और की सुननी चाहिए, फिर उसको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उस बच्चे को एक्सक्लूड इसलिए कर दे रहा हूं मैं अभी, क्योंकि ऐसे प्राय बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इस उम्र में 10वीं की पढ़ाई के बाद एग्जैक्टली पता हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर लिमिटेड है। उन्होंने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ना पढ़ा है ना सुना है, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना चाहिए। अभी बहुत से बच्चों से मैं पूछूं कि इंजीनियरिंग करनी है, कौन सा इंजीनियर बोलोगे, तो बोलेंगे कि हवाई जहाज इंजीनियर है, ड्रोन बनाएंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बगैर ये समझे कि उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी है। तो अभी आपको एग्जैक्टली एक्सपोजर नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि आप ये डिसीजन ले सकें, पर फिर भी किसी को कोई सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट है किसी वजह से भी, किसी को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली उसको पढ़ना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम किन बिंदुओं पे विचार करके ये निर्णय लें, इस पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर क्लास 10th। सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस पे बाद में आते हैं, बट हम यूजुअली करते क्या हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट और करियर का चॉइस हम कैसे करते हैं, हम किस आधार पे करते हैं। साधारणतः आप देखेंगे कि कन्वीनियंस, कही सुनी बातें, रिलेटिव्स की, पड़ोसियों की, और फ्रेंडशिप, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको बगैर सोचे एक डिसीजन दिला देती हैं। ऐसा होते हुए मैं देखता हूं, हर साल देखता हूं। क्लास 10th के बाद घर में चर्चा चल ही रही है कि बच्चे को कॉमर्स पढ़ना है या साइंस, तब तक बच्चे ने कहा कि मेरे अमुक अमुक फ्रेंड कॉमर्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भी कॉमर्स पढ़ूंगा, या मेरे फलाने फ्रेंड मैथ साइंस ले रहे हैं इसलिए मैं मैथ साइंस लूंगा, या आपके रिलेटिव्स या किसी नेबर ने आके आपको समझा दिया कि देखो शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चों ने इंजीनियरिंग किया और कितना अच्छा सेट हो गए, इसलिए आप भी बच्चे को मैथ्स पढ़ाओ। इस तरह की बातों को आधार बनाकर हम अक्सर निर्णय ले जाते हैं। या कन्वीनियंस से मेरा मतलब है कि मैं फला स्कूल में पढ़ता हूं और उस स्कूल में मुझे मैथ्स नहीं मिल रहा है, बायो मिल रहा है, चलो बायो ले लेते हैं, कहाँ स्कूल चेंज करेंगे, या साइंस नहीं मिल रहा है, चलो कॉमर्स मिल रहा है उसी स्कूल में, वहीं रह जाते हैं, वही पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के चीजों पर आधारित होकर हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं और गलती कर जाते हैं। आप सिर्फ करते हैं ऐसा नहीं, मैंने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। आप कभी मुझसे मिलिएगा, मैं बताऊंगा। मैं अभी प्रोफेसर साहब को बता रहा था कि मैंने भी ऐसी गलती की है, तो हमसे ये गलतियां होती हैं। लेकिन किन चीजों को आधार बनाकर हकीकत में हमें निर्णय लेना चाहिए, किन बेसिक बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है, इनकम ऑफ कोर्स, इस जो पढ़ाई में पढ़ने जा रहा हूं उसमें कितनी कमाई होगी, और कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, इंटरेस्ट, मैं खुद अपनी बातों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपके उम्र के बच्चों को प्राय नहीं पता होता है कि उनका इंटरेस्ट कहां है, उनका एक्सपोजर नहीं होता है, पर फिर भी किसी को अगर पता है तो उसे जरूर उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा वीडियो गेम्स खेलता है इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं इंटरेस्ट का अर्थ, तो फिर से आप गलती करेंगे। इंटरेस्ट मतलब सब्जेक्ट को समझने में कितना इंटरेस्ट है आपको, वो कंप्यूटर गेम बना कैसे, क्या आप ये समझते हैं, और क्या उसको समझने में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, तो जरूर आपको उस तरफ सोचना चाहिए। नहीं तो वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलता है ये सोचकर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने की सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
आपका इंटरेस्ट, आप जो करियर ऑप्शन, जो सब्जेक्ट चुनने जा रहे हैं उसमें आगे चलकर आपकी कितनी कमाई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर मैं थ्रस्ट देना चाहता हूं आज है वह है कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। कि जिस सब्जेक्ट को, जिस करियर को मैं अपनाना चाहता हूं उसमें कितना कंपटीशन है। हो सकता है बहुत कंपटीशन हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी अपरंपार हैं, तो शायद मुझे उसमें कूद जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि भरमार है कंपटीशन की, जबरदस्त कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो मुझे हिचकना चाहिए। इस आधार पर निर्णय लेना कारगर होगा यदि आप अपने इंटरेस्ट को लेकर क्लियर नहीं हैं तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आइए समझते हैं इसको। अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि आप 12वीं के बाद 10वीं के बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चुनते हैं। हालांकि जबलपुर में बहुत कम स्कूलों में ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट ठीक है, मान लेते हैं कि आपने तय किया कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, ह्यूमन बिहेवियर की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, नो डाउट अबाउट इट। करियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं आज के युग में। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे? कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। कंपटीशन कितना है? हिंदुस्तान में शहर गांव सभी की आबादी को मिलाकर 10वीं के बाद जो लोग 11th 12th की पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा 12th का एग्जाम 1.5 करोड़ लोग देते हैं, उसमें से लगभग आधे लोग 50% ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। कितना बड़ा कंपटीशन है सोचिए। और फिर वहां अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वहां पे? शायद काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो 5-10 हजार क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं। तो लाखों लाखों लोगों का कंपटीशन, बहुत अच्छा करियर बन सकता है नो डाउट अगर आप एक्सेप्शनल हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। और यही वजह है कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट नहीं है तो उस ओर शायद नहीं जाना चाहिए। यहां कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि तुम आईएएस बनना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज पढ़ो। इस तर्क में बहुत बड़ा फ्लॉ है। आइए, आज की तारीख में आईएएस और आईपीएस बनने वाले 50% से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंजीनियर्स एंथ्रोपोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेकर आईएएस बन जाते हैं, लेकिन पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की। आईएएस बनना हो, बैंक पीओ बनना हो, इवन लॉ पढ़ना हो, तो भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। और वो एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू से ही ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटी कमजोर हो जाती है। तो जो बच्चे 10th के बाद से ही ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं उसमें से कितने लोग रियली आईएएस आईपीएस बन पाते हैं? उसका डेटा आप ढूंढ के देखिए, बहुत कम। ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट बनाकर आईएएस बनना एक अलग चीज है, लेकिन 10वीं के बाद से ह्यूमैनिटीज पढ़ के आईएएस बन जाना एक अलग चीज है। और बन भी गए तो कितने आईएएस बनते हैं हर साल। तो यहां पे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं एक समझदार आदमी हूं, मेरा कोई डीप इंटरेस्ट नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, मैं कभी इस ओर नहीं जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है कॉमर्स का, जिसमें आपको ऑफ कोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड बिजनेस पढ़ाया जाता है। और कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे अक्सर ये एम लेकर चलते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, या शायद कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊंगा। आप में से कई लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब करते हैं और उनकी सैलरी रियली में बहुत बड़ी होती है। तो उनको देखकर सुनकर आपके मन में ये इच्छा जग सकती है कि नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊंगा, इसके लिए मुझे कॉमर्स पढ़ना चाहिए। अच्छा विचार है, पर फिर से यहां पे आते हैं अपॉर्चुनिटीज वर्सेस कंपटीशन पे। तो जैसा मैंने कहा कि जितने लोग 12th का एग्जाम देते हैं उसमें लगभग 50% ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, और बाकी जो 50% बच गए उसमें आधे कॉमर्स वाले और आधे साइंस वाले। एक बिल्कुल मोटा मोटी मैं क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। तो अगर हम 1.5 करोड़ के संख्या पे जाएं तो 75 लाख ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं,
और बाकी जो 75 लाख बच गए उसमें से आधे आधे 35 लाख 40 लाख के आसपास साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले होते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जरा समझते हैं। आज हिंदुस्तान में हर साल करीब करीब 12 से 15 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। हर साल 12 से 15 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इसका अभाव है कहते हैं। हिंदुस्तान को और कंपनी सेक्रेटरी चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है कि 2047 तक 2047 पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं, 2047 तक सरकार का टारगेट है कि देश में 3 मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना देने हैं। 30 लाख ये टारगेट है, पता नहीं कितना होगा, पर आज की तारीख में हर साल 12 से 15 हजार सीए बनते हैं, 2.5 से 3 हजार कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे मैं बाद में आता हूं, अभी उसको आप किनारे कर दीजिए 1 मिनट के लिए। ये दोनों मिलाकर 20 हजार भी नहीं हुए। हाल का न्यूज आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, अभी गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। पिछले साल 2023 में इंडिया के जितने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने टोटल 1,23,000 रिक्रूटमेंट करी है। 1,23,000। इसमें छोटे मोटे क्लरिकल जॉब से लेकर बैंक पीओ वाले मैनेजरियल लेवल के पोस्ट सब शामिल है। क्लरिकल लेवल के जॉब्स को 1 मिनट हटा देते हैं, जो बढ़िया एकदम टिप टॉप वाले जॉब होते हैं 25,000 मान लेते हैं। 25,000 वो और 20,000 ये मान लेते हैं सीए और सीएस। 45,000। ठीक, 45,000 बहुत टॉप क्लास जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हो, कंपटीशन उतना ही है जितना साइंस वालों का है। करीब करीब 35 से 40 लाख लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 35 से 40 लाख लोग साइंस पढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज कितनी? 40,000। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये सुनने में कॉमर्स का फील्ड लगता है, पर हकीकत में है नहीं। यहां पे भी जो रूल करने वाले लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं आज की तारीख में। उसमें कॉमर्स ग्रेजुएट्स आपको बहुत कम संख्या में मिलेंगे, और उसको इसलिए भी किनारे कर दिया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत खींच लूंगा मैं तो शायद 5,000, तो सब मिला देंगे तो 50,000 मान लीजिए। 50,000 बढ़िया नौकरियां और कंपटीशन 35 से 40 लाख लोगों के बीच में। ह्यूमैनिटीज में स्थिति इससे बुरी थी, कॉमर्स में थोड़ी स्थिति सुधर गई। तो अगर आप बिल्कुल डिसाइडेड नहीं हैं, आपको कोई सब्जेक्ट में विशेष रुचि नहीं है, तो ह्यूमैनिटीज आपकी शायद पसंद नहीं होनी चाहिए। कॉमर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज यहाँ उतनी नहीं है जितनी अल्टीमेटली साइंस में है। और यही वजह है कि हर अच्छा बच्चा जो स्कूल में बढ़िया करता है वो शायद ही आपको कॉमर्स लेता हुआ या ह्यूमैनिटीज लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको ये फीडबैक है कि साइंस में बेहतर करियर बनता है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ? आर यू ऑल विथ मी? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? वाह, बहुत बढ़िया। श्रीकांत जी थोड़ा किसी को बोलिए पानी पानी। अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस पढ़ने वाले 11th 12th में, हाँ थैंक यू, साइंस पढ़ने वाले बच्चे अक्सर इंजीनियरिंग को अपना करियर ऑप्शन के रूप में चुनते हैं, या शायद डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ लोग, बहुत थोड़े से लोग हार्डकोर साइंटिस्ट, प्योर साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं। यहां पे फिर से अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। कंपटीशन तो मैं लगभग बोल चुका कई बार, 35 से 40 लाख लोग मान लीजिए। अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। 2000 इस साल आप सभी लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अखबारों में, न्यूज में, टीवी चैनल पे देख रहे होंगे कि इवन आईआईटी में पढ़ने वाले लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसा होता है 8-10 साल में कभी कभी होता है, तो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, बट उसके बावजूद मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। 2022 में हिंदुस्तान में सिर्फ आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में 6 करोड़ लोगों को, आई एम सॉरी, 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली। थोड़ा एक्साइटेड हो गया, 6 करोड़, 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली 2022, सिर्फ आईटी सेक्टर, ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर।
मैं मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, इन इंजीनियरिंग्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एकदम वाइट कॉलर एसी में बैठने वाला जॉब, उसकी बात कर रहा हूँ। 2022 में 6 लाख लोगों को भारतवर्ष में आईटी सेक्टर में जॉब मिला। 2023 में ये संख्या थोड़ी घट गई, 4.5 लाख पे आ गई। और जैसा कि आप इस साल बदहाली की कहानियां लगातार सुन रहे हैं, इस साल ये संख्या 2 से 2.5 लाख के बीच में सिमट कर रहने वाली है। बुरा साल है ये, 2 से 2.5 लाख। आईटी सेक्टर की सिर्फ बात कर रहा हूं, उसमें आप बाकी दूसरे जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स होते हैं उनकी नौकरियों को जोड़ दीजिए, मोटा मोटी 50,000 मान लीजिए आप। तो बुरे साल में 2.5 लाख प्लस 50,000 3 लाख, और बहुत अच्छे साल में 6-7 लाख। प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर उतने ही हैं जितने कॉमर्स पढ़ने वालों के हैं। कॉमर्स पढ़ने वालों के पास बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब की संख्या बहुत खींच लें तो 50,000 साल में, और यहां बहुत बुरा दिन हो, बुरा साल हो तो 3 लाख कम से कम। और जो प्रोजेक्शन है, ये बहुत ही बुरा साल है, एक्सेप्शनली बुरा साल है, इसको किनारे कर दीजिए। तो हकीकत में आप जब बच्चे पढ़ के निकल रहे होंगे तो स्थिति ऐसी नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। कम से कम 10 लाख लोगों को, ये नई टेक्नोलॉजी फील्ड्स आने से मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा, कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी हर साल इस फील्ड में, इंजीनियरिंग में। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मेडिसिन, आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस हैं, अभी एग्जैक्ट डेटा पे मैं आऊँगा, पर तकरीबन हर साल 1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं। हमें और डॉक्टर्स चाहिए। एक्चुअली एज पर आवर पॉपुलेशन हमें ऑलमोस्ट इससे 3 गुना रेट से डॉक्टर बनाने चाहिए। जो अभी हम बना रहे हैं उससे 3 गुना रेट से डॉक्टर बनाने चाहिए। भारत सरकार भी, आप आए दिन सुनते होंगे, नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, नए नए प्रकार के कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लॉन्च करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या आज की तारीख में हर साल 1 लाख। अच्छा, ये जो 1 लाख हैं इसको भी जोड़ दीजिए पुराने वाले में ही, क्योंकि ये तो साइंस वाले ही है ना। तो और आने वाले सालों में कम से कम ये 2 से 3 लाख लोग होंगे। तो गिरती हालत में 10 से 12 लाख लोग हर साल बहुत बढ़िया नौकरियां पाएंगे अगर साइंस पढ़ते हैं आप, आउट ऑफ 35 to 40 lakhs। कॉमर्स मैक्सिमम 50,000। मैं क्लरिकल जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। और ह्यूमैनिटीज बहुत मुश्किल है, बहुत कम है संख्या वहां। यही वजह है कि बच्चे अगर डिसाइडेड नहीं हैं और मैथ्स थोड़ा भी रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि मैथमेटिकल एबिलिटी एवरेज से अच्छी है, उनको साइंस ही पढ़ना चाहिए। ये कंक्लूजन है मेरा। अगर आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त, आप डीपली उसमें इन्वॉल्व हैं, वही पढ़िए। वैसे तो आपका इंटरेस्ट अगर चेस खेलने में है तो आप चेस खेलिए, ये सब छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वही कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। डांसर बहुत अच्छे हैं वो कीजिए, गाना बहुत अच्छा गाते हैं वो कीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप में जरा भी मैथमेटिकल एबिलिटी है, अच्छी एबिलिटी है, अबव एवरेज आप अपने आप को आंकते हैं, तो आपको साइंस की ओर रुख करना ही चाहिए। थोड़ी बेहतर मैथमेटिकल एबिलिटी होना मेडिसिन पढ़ने के लिए भी जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एकदम कमज़ोर मैथ वाले बच्चों को उस तरफ भी नहीं जाना चाहिए, रिस्की हो जाएगा। ये एक बात याद रखिएगा। आगे आता हूँ, अभी समझाता हूँ कैसे। कुछ करियर फील्ड ऐसे हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी, साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा हो, आप ये सब तो बन ही सकते हो। आप लॉयर बन सकते हो, आप MBA कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, आप मास मीडिया में जा सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज मतलब IAS IPS बन सकते हो, और आप डिफेंस में भी जा सकते हो, आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हो। इन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन ये जस्ट सुनने में लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
यहां भी देखिएगा, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लैट नाम का एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जो हमारे देश की टॉप मोस्ट लॉ पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आपको कैट जैसा, कॉमन एडमिशन टेस्ट जैसा एक एग्जाम देना होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो एग्जाम आपको फेस करना पड़ता है। आप आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है, वो आपको फेस करना पड़ता है। इन सभी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट सर्टेनली होता है। भले ही आप लॉयर बनना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी जीरो मैथमेटिकल एबिलिटी है तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्लैट का एग्जाम। कैट तो छोड़ ही दो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाती है। वहां भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर पाओगे। एनडीए, अरे डिफेंस में डिफेंस ऑफिसर बन जाएंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, पर वहां भी एक रेस्ट्रिक्शन है। एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 साल पुणे के पास खड़गवासला में पढ़ाया जाता है, और चौथे साल में आर्मी वालों को अलग पढ़ाया जाता है, एयरफोर्स वालों को अलग और नेवी वालों को अलग। वहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपने 11th-12th में साइंस मैथ नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में और नेवी में नहीं जा सकते। तो वहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, वहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई अगर आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है, कमजोर हो गई अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे कॉमन करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, बहुत सारे जैसे कैट हो गया, यूपीएससी हो गई, इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। पर अगर आपके बैकग्राउंड में मैथ साइंस नहीं है, पर्टिकुलरली मैथ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कमजोर विकेट पे हो, आप एक कमजोर खिलाड़ी हो, इस बात को समझ लेना।